मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडियन आर्मी का रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इनकी पोस्टिंग बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल किसी में भी हो सकती है। तो आर्मी का रैंकिंग स्ट्रक्चर क्यों, एयरफोर्स का क्यों नहीं? और 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली रूलिंग आ गई थी एमएनएस के लिए कि इनके प्रमोशंस कैसे होंगे, इनके रोल क्या होंगे, सब ऑफिशियल इनका। तो 1954 ये चीज डिस्कस हुई थी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आर्मी का रैंकिंग फॉलो करेगा। हाँ, क्योंकि पहले जो था वो पहले मिलिट्री के लिए ही लेकर के आए थे ब्रिटिशर्स भी। रादर आज भी अगर आप देखेंगे तो एयरफोर्स और नेवी के पास अपना एक आईएनएस अश्विनी है, बट बाकी जो है एयरफोर्स के पास अपने हॉस्पिटल्स नहीं है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पे हम लोग बहुत डिस्कशंस करते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वो विंग है जो नर्सिंग ऑफिसर्स बनाती है। सवाल बड़ा सिंपल सा है और एक स्टूडेंट ने पूछा और कहा है कि आप सर से ही पूछना है, इसके सर से, क्योंकि सर खुद फौज में एक क्लास 1 ऑफिसर हुआ करते थे और शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे। तो सर अपने फौज के करियर में आई एम श्योर आप मिलिट्री नर्सेस से मिले होंगे। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इंडियन आर्मी का रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मैंने खुद वीडियो बनाई है, आपने भी इनपुट शेयर किया है कि भाई वहां पे जैसे आर्मी के ऑफिसर्स की रैंकिंग सिस्टम है, बिल्कुल डिट्टो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की भी रैंकिंग स्ट्रक्चर है जी। पर हम आप ये बात करते हैं कि ये इंडियन आर्म्ड सर्विसेज के तहत आता है, डीजीएमएस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के तहत आता है और इनकी पोस्टिंग बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल किसी में भी हो सकती है। जब कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है सर, तो आर्मी का रैंकिंग स्ट्रक्चर क्यों, एयरफोर्स का क्यों नहीं? भाई मतलब बड़ा सही सवाल लगा मुझे कि व्हाई डू दे फॉलो आर्मी हियरार्की, व्हाई नॉट एयरफोर्स हियरार्की सर, व्हाई नॉट प्रोबेबली नेवी हियरार्की, आर्मी ही क्यों? चलिए एमएनएस को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं सर। थोड़ा पीछे से चलेंगे कि हाउ द एमएनएस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। जी, इट वाज स्टार्टेड इन 1888। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स भारत लेकर के आए। ये ब्रिटिशर्स ने कल्चर चालू किया? जी था? हाँ, ब्रिटिशर्स। मतलब हिंदुस्तानियों को तब आइडिया नहीं था। हाँ, वो ब्रिटिशर्स 10 ब्रिटिश नर्सेस को लेकर के आए थे बॉम्बे में। अच्छा, 1888 में। अच्छा सर। उसके बाद फिर 1926 में जी ये जो है इंडियन विमेन को इसमें इंडक्ट करना शुरू किया। अच्छा, 1926। अच्छा, देश की आजादी से पहले रादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी पहले जी। और फिर जब भारत आजाद हुआ, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो एक और चीज बनी थी, आर्मी एक्ट 1950 जी, जिसके तहत पूरा का पूरा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जी। बाद में से अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट बेसिक जो आर्मी एक्ट है वही माना जाता है। और उस आर्मी एक्ट में एमएनएस को इंडक्ट कर लिया गया था। अच्छा, ठीक है। मतलब 1950 इंडियन आर्मी ने इसको एक लीगल रूप दे दिया था भारतीयकरण में। और 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली रूलिंग आ गई थी एमएनएस के लिए कि इनके प्रमोशंस कैसे होंगे, इनके रोल क्या होंगे, सब ऑफिशियल इनका वो। तो 1954 ये चीज डिस्कस हुई थी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज आर्मी का रैंकिंग फॉलो करेगा। हाँ, क्योंकि पहले जो था वो पहले मिलिट्री के लिए ही लेकर के आए थे ब्रिटिशर्स भी। रादर आज भी अगर आप देखेंगे तो एयरफोर्स और नेवी के पास अपना एक आईएनएस अश्विनी है, बट बाकी जो है एयरफोर्स के पास अपने हॉस्पिटल्स नहीं है। वो सब एक हायरार्की है सर, जहां जहां पर इलाज कराने के लिए जो आर्म फोर्सेस पीपल हैं वो कहां जा सकते हैं जी, उसकी एक हायरार्की बनी हुई है। अच्छा जी, ये हायरार्की जान सकते हैं सर अगर आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए जैसे सबसे छोटा जो है एमआई रूम होता है जी, ठीक है। एमआई रूम इज लाइक रेजिमेंटल लेवल, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसे स्टेशंस हैं जहां 2 रेजिमेंट के बीच में एक एमआई रूम है। अच्छा, ठीक है। कहीं 3 रेजिमेंट के अंदर भी एक एमआई रूम में डॉक्टर्स बैठते हैं। हाँ जी, वहां पर जो डॉक्टर बैठेंगे वो होंगे कैप्टन या मेजर रैंक, एएफएमसी वाले जो होते हैं। हाँ जी, वो आएंगे, वो इंडिपेंडेंट एक ही डॉक्टर होते हैं वहां पर। और जो कि मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, वो अगर जैसे स्पेशलिस्ट नहीं है,
ठीक है। मगर उन्होंने देखा कि भाई किसी को बुखार है, किसी को छोटी बीमारी है, किसी को जुकाम हो गया, वायरल हो गया, उसकी दवाई दे दी, खांसी बुखार के डॉक्टर है। तो उन्होंने बेसिक लेवल जो है इलाज जो है वो वहां पर कर दिया। अगर दवाइयां हैं वहां पर तो उन्होंने वो दे दिया। बाकी अगर मान लीजिए किसी की आंख में प्रॉब्लम आ गई तो उसका इलाज एमआई रूम में नहीं हो सकता है। जैसे फौज में एमआई रूम है वैसे ही एयरफोर्स में भी एसएसक्यू है, स्टेशन से क्वार्टर्स, जी याद है ना। तो वो वहां पर है, वहां भी एमआई रूम जितना ही रिपोर्टिंग है, मतलब आप जाएंगे तो आपको अगर छोटी चीजें हैं, तकलीफ है तो वहां पर, अच्छा बड़ी तकलीफ भी है तो आप जाते सबसे पहले एमआई रूम नहीं है जी, ठीक है, वो रेफर कर देते, वो रेफर करेंगे फिर आगे। अच्छा जब उन्होंने रेफर कर दिया आगे, तब फिर देखा कि आप सीधा जा रहे हैं एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा, मिलिट्री हॉस्पिटल, आप मिलिट्री हॉस्पिटल चले गए। सर यहाँ पे सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, इधर एक मिनट इंटरफेयर करूंगा, ये मिलिट्री हॉस्पिटल में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारे ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आ जाएंगे? जा सकते हैं बिल्कुल सर जी। जैसे देखिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एयरफोर्स का कोई हॉस्पिटल है नहीं, उनके एसएसक्यूज होते हैं जैसा आपने बताया जी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा है जी। उनकी दीवार से लगती हुई दीवार MH167 MH की है, ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल। आर्मी वाले भी वहीं आते हैं, एयरफोर्स वाले भी वहीं आते हैं, तो ये ऑल ओवर जो है सभी का इलाज वही हो जाता है। समझ गया सर। तो मिलिट्री हॉस्पिटल में भी अब कुछ ऐसी चीजें आ गई जहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल से भी वो आगे रेफर करना चाहते हैं या ये कुछ और क्रिटिकल चीजें हैं, तो फिर आपको भेज दिया गया बेस हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, समझ गया जी। बेस हॉस्पिटल से भी आगे अगर कहीं किसी को रेफर करना है देन इट कम्स कमांड हॉस्पिटल। मुझे याद है जब सीडीएस साहब जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो जो पायलट थे और जो भी रैंकिंग ऑफिसर्स थे उनको सीधे कमांड हॉस्पिटल लेके गए। वो इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी तो जो नियरेस्ट होता है वहीं जा सकते हैं जी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए हायरार्की नहीं फॉलो होती है जी, बट ऑन एवरेज जो आप अपने रूटीन इलाज कराने के लिए जो सोचते हैं उनके लिए हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। फिर कमांड हॉस्पिटल के भी आगे अगर कुछ है तो दैट इज रिसर्च एंड रेफरल R&R न्यू दिल्ली, वहां पर रेफर कर दिया जाएगा, व्हिच इज द बेस्ट। लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब भी R&R हॉस्पिटल जाते हैं, द बेस्ट इन इंडिया, एम्स से भी ज्यादा, एम्स से भी ज्यादा सर, एम्स से भी ज्यादा। अच्छा, और एमएच के ऊपर तीनों से सेनाएं एक साथ आ जाती हैं जी, बट लोअर लेवल रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्ट से जिसको जहां करते हैं वो सेनाओं में अलग अलग रहता है अपना अपना आर्मी, एयरफोर्स ने जी। ये जो मिलिट्री नर्सेज हैं अपनी ट्रेनिंग जो कंप्लीट कर लेती हैं 4 साल की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 12th पास हैं और जो 4 साल वाली जो वैकेंसी है जो लगभग 220 सीटें होती हैं, वो सर इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में जा सकती हैं? जी हाँ, देखिए एमआई रूम में नहीं आती हैं नर्सेस, ठीक है, उनका मिनिमम लेवल होता है, एक दो चीजें और होती हैं इसके बीच में, एक फील्ड एम्बुलेंस होता है, एक फील्ड हॉस्पिटल होता है, ठीक है, तो ये मेजरली काम करेंगे ऑपरेशनल इलाके में या लड़ाई का कोई माहौल होगा तो उस समय ज्यादा इनका रोल होता है। पीस टाइम में जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा कोई ऐसा स्टेशन है जहां पर फील्ड एम्बुलेंस है तो वहां पर एमआई रूम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, तो 4-5 रेजिमेंट की रिपोर्टिंग वहां कर सकते हैं या 3-4 रेजिमेंट की रिपोर्ट से वहां आ जाती है, ये काम हो सकता है उनका। अदरवाइज इनका मेन जो काम है वो फंक्शनल होगा ऑपरेशनल सिचुएशन, यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं, फील्ड एम्बुलेंस जी एक्टिव मानी जाएगी जब लड़ाई वगैरह सब सिचुएशन आ जाएगी, अदरवाइज फिर ये जो चीज आ रही है कि आप एमआई रूम फिर एमएच, वो रेगुलर है, ठीक है। तो एमएनएस जो है रेयर केसेस में एक फील्ड एम्बुलेंस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होता है जी, ठीक है, जैसे आप ओल्ड कैंट जाते हैं तो वहां पर एक फील्ड एम्बुलेंस है, ठीक है, उनके पास एक ट्रॉमा सेंटर है, तो आप अगर वहां पर हैं और उस ट्रॉमा सेंटर में जरूरत पड़ रही है तो किसी एमएनएस ऑफिसर को वहां पर भेजा जा सकता है, बट इन रेयर केसेस। अदरवाइज इनकी जो पोस्टिंग स्टार्ट होती है वो एमएच से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां तक भी फील्ड हॉस्पिटल में ये जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फील्ड हॉस्पिटल जो है वहां काम करेगा जहां पर एमएच नहीं है, जैसे 29 डिवीजन जो है उसमें एमएच नहीं है जेएंडके में,
तो वहां पर जो है फील्ड हॉस्पिटल है, पर वो इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर है। इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, तो फिर वहां पर एमएनएस जा सकती है, अदरवाइज एमएच और फिर बेस कमांड या इस लेवल पर ये पोस्टेड। तो फाइनली सर, अगर हम वापस सवाल पे आए कि क्यों आर्मी का रूट फॉलो किया, तो शायद इसलिए क्योंकि आर्मी मम्मी और पापा हैं मैंने उसके। हाँ भाई, देखिए जन्म तो यहीं से हुआ है एमएनएस का, और इन्हीं के लिए हुआ था बेसिकली। और बोला भी जा रहा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है जी। तो आप मिलिट्री का ही रैंक कैरी करेंगे जी। और इसकी शुरुआत भी वैसे ही हुई थी, ठीक है। सिंस बाकी जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर्मी के अलावा, एयरफोर्स और नेवी, उनके मिलिट्री हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल लेवल के हॉस्पिटल्स उनके पास नहीं है, वो भी यहीं आते हैं ट्रीटमेंट। सर क्या मतलब, दर्शकों माफी चाहूंगा इस सवाल के लिए, बट क्या कोई डिस्पेरेंसी है कि नहीं यार मैं एमएनएस की हूं तो मैं आर्मी वाले ऑफिसर्स को ज्यादा वेटेज दूंगी और एयरफोर्स और नेवी को कम दूंगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं ये लोग तो फिर वो तो एमएनएस ऑफिसर ही नहीं बन पाएंगे। एमएनएस ऑफिसर सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फौज का, क्योंकि बाहर ये देखना बड़ा आसान हो गया। आई स्टिल बिलीव, जब जैसे 92 बेस हॉस्पिटल है, 92 बेस हॉस्पिटल में आपको कैजुअलिटी कब आएगी पता नहीं है, ठीक है, कितनी तादाद में आएगी पता नहीं है। अच्छा। तब आपका जो रिस्पॉन्स होता है पेशेंट्स के प्रति, ठीक है, और अगर आप ये बायस्ड अप्रोच रखेंगे तो फिर आप एमएनएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। एमएनएस ऑफिसर मतलब इट इज लाइक मदर टू अ किड। जो सर्विसेज, जो केयर, ठीक है, इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक है, केयर एमएनएस करती है। एमएनएस, और मैं ये कहता हूं कि इलाज के साथ साथ केयर बहुत जरूरी है। शायद तभी फीमेल्स को रखा गया है। जी हाँ, बिकॉज दे आर सॉफ्ट विद हार्ट। अफेक्शन, जो अफेक्शन, एक अपना तो उसमें दिखाना कि हाँ जी अभी हम हैं, मैं खड़ी हूं तो तुम्हारे लिए कोई अभी दिक्कत नहीं आ रही है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स यू नीड टू पुट फॉर अ पेशेंट, स्पेशली अगर एक सोल्जर आपके सामने है जो कि अबाउट टू डाई कंडीशन में खड़ा है और उसके अंदर वो जो उसको जो सांत्वना चाहिए, उसको जो केयर चाहिए, उसको जो भरोसा चाहिए, वो एमएनएस ऑफिसर दे सकती है। ये इंपॉर्टेंस है शायद इसीलिए सर एमएनएस एज अ करियर इज अ वेरी 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 ल्यूक्रेटिव करियर। बहुत अच्छा करियर है। नहीं, बहुत अच्छा करियर है, के लिए जो 17 से 25 और देखिए पूरे कमीशन रैंक के बराबर आपको वैल्यू मिलती है। बहुत अच्छा करियर है ये। और आई बिलीव देहरादून में वी आर, यस सर, देहरादून जो आउट ऑफ ऑल 4 त्रिशूल्स, त्रिशूल इलाहाबाद, त्रिशूल रांची, त्रिशूल दिल्ली, त्रिशूल देहरादून, बेस्ट गाइडेंस जो है वो त्रिशूल देहरादून में है। हाँ देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर हमने शायद एक, कल मेरी आपसे बात हो रही थी, उसका पर्पस भी यही था कि वहां पर लोगों के जो पहुंचने के लिए साधन बड़े आसान हैं। बहुत आसान है सर। जिस बेल्ट से ये लोग अप्रोच करते हैं जी, तो उस तरीके से सबके लिए एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। सेंट्रल पॉइंट है अराउंड द 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम हो रहा है। नीट की भी क्लासेस चल रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी है, कर्नल रावत साहब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, उधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जीके और इंग्लिश की भी तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सारी चीजों पे वेटेज है, साथ काम करते हैं इस पर। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। अब समझ आया अप्रोच, व्हाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज फॉलो इंडियन आर्मी हियरार्की, जो बड़ी अनोखी है क्योंकि यूट्यूब पे मिलती नहीं। जनरली मैं तो ये कहता भी हूँ एस्पिरेंट से, जो यूट्यूब पे ना मिले वो पूछो कैप्टन एसके सर से। वैसे तो सर जीटीओ एक्सपर्ट है एंड ही इज नोन फॉर एसएसबी गाइडेंस, लेकिन फिर भी सर को वेरियस मिलिट्री रिलेटेड चीजों पे चर्चा करने में मजा आता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। जय हिंद।